हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। देखिए, आज का जो केस है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीसेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो मेंटेनेंस लॉज है, जो वाइफ को मेंटेन करने की जो ड्यूटी होती है वो किसकी होती है? हस्बैंड की होती है। लेकिन मान लीजिए अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उस केस में जो उसकी वाइफ है, क्या उसको मेंटेन करने की लायबिलिटी फिर फादर इन लॉ की होती है? ये आज का जो केस है वो इसी चीज पे बेस्ड है। चलिए इसको एक बार देखते हैं। Whether a daughter-in-law who becomes a widow after the death of her father-in-law is a dependent upon the state of her father-in-law and entitled to claim maintenance from his state. State का मतलब होता है प्रॉपर्टी। देखिए, एक चीज समझिए कि एक डॉटर इन लॉ का अपने फादर इन लॉ की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी जो फादर इन लॉ ने खुद अपने आप से बनाई है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो जो पूर्वजों से मिली है। तो एक डॉटर इन लॉ का अपने फादर इन लॉ की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और ना ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इस दोनों में राइट नहीं होता है। इन दोनों में ही राइट नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए फादर इन लॉ का एक बेटा है एस, इस एस की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है वो क्या कर सकती है? मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है फादर इन लॉ से। कहां पर? सेक्शन 19 में। लेकिन जो फादर इन लॉ है वो उसको कैसे मेंटेन करेंगे? मान लीजिए फादर इन लॉ की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसमें से इनके बेटे का भी राइट था और इनके बेटे को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मिला, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? फादर इन लॉ मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे जितना इसका हिस्सा था, जितना उनके बेटे का हिस्सा था उससे। मतलब जो ऑब्लिगेशन है फादर इन लॉ की वो उतनी है जितनी उनके बेटे का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा था। तो बेसिकली एक डॉटर इन लॉ का अपने फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होता। लेकिन मान लीजिए अगर उनके बेटे का राइट है और उसको वो राइट नहीं मिला, तो उस केस में वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और जो फादर इन लॉ है वो उसको मेंटेनेंस कहां से प्रोवाइड करेगा? जो उसके बेटे का राइट था प्रॉपर्टी में, अगर उसको वो राइट नहीं मिला है। देखिए, मान लीजिए एक फादर इन लॉ है एफ है, इनके 3 बेटे हैं, एक है S1, एक है S2 और एक है S3। इस बेटे की डेथ हो जाती है, इसकी वाइफ है, ये दूसरा बेटा है और ये तीसरा बेटा है। ये जो केस है उसके अंदर फैक्ट्स क्या है? फादर इन लॉ थे, उनके 3 बेटे थे, इसकी डेथ हो जाती है और इसकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन जो इसकी विडो होती है ना, वो प्रॉपर्टी क्या करती है? अपने 2 बच्चों के नाम कर देती है कि इन्होंने विल बनाई थी और उस विल में इन्होंने इनके बच्चों को ही प्रॉपर्टी दे दी और इसको एक्सक्लूड कर दिया और इसको एक्सक्लूड कर दिया। अब जब इसके हस्बैंड की डेथ हो गई और फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई, तो ये जो डब्लू है इसने बोला कि मुझे आप मेंटेनेंस दीजिए, मेरे फादर इन लॉ की जो प्रॉपर्टी है उससे मुझे मेंटेन करिए। देखिए, सेक्शन 22 पिक्चर में कब आता है? मैंने आपको बताया कि सेक्शन 19 में जो डॉटर इन लॉ है वो फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। लेकिन सेक्शन 21 में हमारे डिपेंडेंट्स डिफाइंड है और सेक्शन 22 क्या बात करता है? मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट। मान लीजिए इनकी भी डेथ हो गई है, फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई है, तो जो प्रॉपर्टी S2 और S3 ने इनहेरिट करी है फादर इन लॉ से, तो उस प्रॉपर्टी में से उसको मेंटेन किया जाएगा। मतलब W को मेंटेनेंस कहां से दी जाएगी? जो भी प्रॉपर्टी S2 और S3 ली है एफ से, फादर से, तो उन प्रॉपर्टी में से इसको मेंटेन किया जाएगा। तो बेसिकली ये एक डिपेंडेंट है अपने फादर इन लॉ की, तो इनकी प्रॉपर्टी से इसको मेंटेन किया जा सकता है। पूरा केस हमारा इसी चीज पर है। केस का क्या टाइटल है? कंचन राय वर्सेस गीता शर्मा। कंचन राय वर्सेस गीता शर्मा। अ डॉटर इन लॉ गीता शर्मा sought maintenance from her father-in-law's estate under the Hindu Adoption and Maintenance Act from her husband after her husband passed away in March 2023। इस केस में क्या हुआ था? पहले फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, उसके बाद जो ये गीता शर्मा है इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। हर फादर इन लॉ डाइड इन दिसंबर 2021। मतलब इनके जो फादर इन लॉ है उनकी डेथ कब हुई थी? 2021 में, और उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी 2023 में। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, फादर इन लॉ हु डाइड ऑन 27/12/2021 हैड 3 सन्स। इनके 3 बेटे थे, एक थे रंजीत शर्मा,
एक थे देवेंद्र राय और एक थे राजीव शर्मा। तो बेसिकली जो गीता शर्मा है वो किनकी वाइफ है? रंजीत शर्मा की। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी मेंटेनेंस राइट क्लेम कर रहे हैं कि भाई मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो जो फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी है आप उससे मुझे मेंटेनेंस प्रोवाइड करो। और जो देवेंद्र राय की वाइफ है उनका क्या कहना है कि वो एक विल बना गए थे जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने जो कंचन राय है उनके बच्चों के लिए दे दी और इनको भी कोई प्रॉपर्टी मिली। तो बेसिकली ना रंजीत शर्मा को कोई प्रॉपर्टी मिली और ना ही राजीव शर्मा को कोई प्रॉपर्टी मिली इस केस में। तो फैमिली कोर्ट ने क्या कहा था इस केस में? फैमिली कोर्ट had dismissed her petition as not maintainable on the ground that she was not a widow at the time of her father-in-law death. देखो सेक्शन 19 और सेक्शन 22 में एक डिफरेंस है, पहले वो समझ लेते हैं। सेक्शन 19 क्या कहता है? मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर। मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो गई है तो फादर इन लॉ की फिर लाइबिलिटी है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है अपनी बहू को मेंटेन करना। और सेक्शन 22 क्या कहता है? सेक्शन 22 कंटेम्पलेट्स मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स including widowed daughter-in-law, meaning thereby that a claim under section 22 can be raised only after the death of the father-in-law. Basically section 19 पिक्चर में तब आता है जब father-in-law जिंदा होते हैं और section 22 पिक्चर में तब आता है जब father-in-law की डेथ हो जाती है। और एक विडो डॉटर इन लॉ क्या है? एक डिपेंडेंट है जो डिफाइंड है आपके सेक्शन 21 में। शी इज अ डिपेंडेंट, इसलिए उसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए जो फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी है उससे। अब हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया। हाउएवर द हाई कोर्ट रिवर्स द फाइंडिंग होल्डिंग दैट शी क्वालिफाइड एज अ डिपेंडेंट एंड डायरेक्टिंग द फैमिली कोर्ट टू डिसाइड द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस ऑन मैरिज। बेसिकली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जो फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर है वो गलत है और इस केस में जो गीता शर्मा है शी इज अ डिपेंडेंट और उनको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट्स ऑर्डर वाज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी चैलेंज कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने, और किसने किया? दो लोगों ने किया। एक तो कंचन राय ने इनके ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और एक लिव इन पार्टनर थी उनके ससुर की, डॉक्टर प्रसाद की एक लिव इन पार्टनर थी, उसने भी हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज किया कि इसको मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपनी ऑब्जर्वेशंस दी है इस केस में। अब देखिए जो आपका सेक्शन 21 है वो किसकी बात करता है? वो डिपेंडेंट्स को डिफाइन करता है। डिपेंडेंट्स का रूल कब आता है? जब जिससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसकी डेथ हो जाए, उससे पहले इनका इस सेक्शन का कोई रोल नहीं है। सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट डिफाइन डिपेंडेंट्स एंड इट्स सबसेक्शन 7 होगा ये, सबसेक्शन 7 स्टेटेड एनी विडो ऑफ हिज सन और of a son of its predeceased son or as long as she does not remarry। देखिए जब तक आपकी जो विधवा बहू है वो दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक लाइबिलिटी रहती है उसको मेंटेन करने की। लेकिन अगर मान लीजिए उसने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद दूसरी शादी कर ली तो उस केस में जो मेंटेनेंस का राइट है वो फिर वहां खत्म हो जाता है। प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंट दैट शी इज अनेबल टू मेंटेन फ्रॉम हर हस्बैंड स्टेट और फ्रॉम हर सन और डॉटर इफ एनी और हिज और स्टेट or in any case of grandson's widow also from her father-in-law state। देखिए बेसिकली समझिए जो मेंटेनेंस लॉ है, मेंटेनेंस क्यों बनाया गया था? एक औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके जो राइट्स है उसकी डिग्निटी को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं तो क्या होगा अगर मेंटेनेंस लॉ नहीं होंगे तो जो फीमेल्स हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है वो क्या होगा? गरीबी में आ जाएंगी, पॉवर्टी में आ जाएंगी। तो पॉवर्टी को अवॉइड करने के लिए, डेस्टिट्यूशन को अवॉइड करने के लिए, इन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए मेंटेनेंस लॉ बने थे। मेंटेनेंस लॉ ना तो कोई चैरिटी है ना ही कोई पनिशमेंट है, बेसिकली फीमेल्स को या फिर डिपेंडेंट मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए मेंटेनेंस लॉ बनाए गए थे। तो डिपेंडेंट इस केस में बोला है कि जो गीता शर्मा है वो एक डिपेंडेंट है क्योंकि शी इज अ विडो ऑफ हिज सन। फादर इन लॉ की वो क्या है? विडो है, विडो ऑफ हिज सन, सो शी इज अ डिपेंडेंट, इसलिए उसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। The court held that section 21 clause 7 of the act clearly recognize any widow of his son। section 21 अगर आप खोलेंगे देखेंगे उसके अंदर ये clause 7 पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? any widow of his son as a dependent। इस केस में क्या है? फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ की डिपेंडेंट कौन हो गई? उसकी
विधवा बहू as a dependent subject to her inability to maintain herself from the husband state or of, देखिए मेंटेनेंस कब मिलती है, जब औरत खुद की जो अर्निंग्स है उससे खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रही, या फिर हर हस्बैंड ने जो प्रॉपर्टीज छोड़ी है वो उससे खुद को नहीं मेंटेन कर पा रही, इतनी शायद प्रॉपर्टीज नहीं है कि वो खुद को या अपने बच्चों को मेंटेन कर पाए, इसलिए वो क्या है, उसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। कहाँ? सेक्शन 22 में मिलेगी। अगर फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई है, हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, तो अगर फादर इन लॉ ने पीछे अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ी है तो उससे वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सेक्शन 22 मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। सेक्शन 22 अब क्या कहता है? सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स and cast an obligation upon all the heirs of the deceased Hindu to maintain dependents of the deceased out of the state inherited by them from the deceased। अब देखो उसको ऐसे समझो, मान लो ये फादर इन लॉ है, इनकी प्रॉपर्टीज है, इनके दो बेटे हैं, एग्जाम्पल लो, इनका एक बेटा है S1 और एक बेटा है S2। अब क्या हुआ, S1 की डेथ हो जाती है और F की भी डेथ हो जाती है। अब इसकी विडो है W, अब इसको मेंटेन करने की किसकी लाइबिलिटी होगी? इसको जो अब मेंटेनेंस मिलेगी, मान लीजिए इसने जो प्रॉपर्टीज छोड़ी वो काफी नहीं थी और फादर इन लॉ के पास प्रॉपर्टीज है, अब ये तो नहीं रहे, तो इनकी जो प्रॉपर्टी वो कौन इनहेरिट करेगा? S2, इनका जो दूसरा बेटा है S2। अब ये S2 की लाइबिलिटी है कि वो W को मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा? जो प्रॉपर्टीज इसने अपने फादर से इनहेरिट करी है, ठीक है, तो W को जो मेंटेनेंस मिलेगा वो जो अपने फादर इन लॉ की प्रॉपर्टीज है उससे मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। तो S2 के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो अब इसको मेंटेन करे। तो सेक्शन 22 यही कह रहा है कि सेक्शन 22 प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट एंड कास्ट एन ऑब्लिगेशन अपॉन द हेयर्स ऑफ डिसीज्ड हिंदू। इस केस में डिसीज्ड हिंदू कौन है? उसके फादर इन लॉ। टू मेंटेन द डिपेंडेंट कौन हो गया इस केस में? गीता शर्मा। आउट ऑफ द डिसीज्ड आउट ऑफ द स्टेट मींस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय देम फ्रॉम द डिसीज्ड। Subsection 2 क्या कहता है? Subsection 2 of Section 22 further provides that where a dependent of the deceased Hindu has not obtained share in the state of the Hindu either by testamentary, मतलब जब आप विल बनाते हैं, और intestate succession, मतलब अगर आप विल बनाए बिना मर जाते हैं, such a dependent shall be entitled to maintenance from those who take the state। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, गीता शर्मा के हस्बैंड को कोई शेयर नहीं मिला था प्रॉपर्टी में, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मुझे आप मेंटेन करिए, जो मेरे फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी है उससे मुझे आप मेंटेनेंस प्रोवाइड करिए। Therefore, anyone succeeding to the state of the deceased Hindu is under an obligation to maintain the dependent of the deceased। इस केस में डिपेंडेंट कौन है? उनकी विडो, डॉटर इन लॉ, क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो गई है, फादर इन लॉ की डेथ हो गई है, और फादर इन लॉ की जो भी प्रॉपर्टीज थी वो कंचन राय ने अपने बच्चों को दे दी थी। तो बेसिकली वो कह रही है कि मुझे कोई राइट नहीं मिला अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, और जो फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी है अब आप उससे मुझे मेंटेन करिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द बेंच एम्फसाइज दैट द स्टैट्यूट डज नॉट यूज द फेस विडो ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन। देखिए जो सेक्शन आप पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है? विडो ऑफ अ सन। ये प्री डिसीज्ड कहीं मेंशन नहीं है, तो कोर्ट ये कह रहा है कि आप जबरदस्ती किसी एक्ट में वर्ड्स क्यों एंटर करवा रहे हैं? जब क्लियरली लिखा है विडो ऑफ अ सन, तो आप ये क्यों मेंशन कर रहे हो विडो ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन? ये तो कहीं नहीं लिखा। एंड दैट द कोर्ट्स कैन नॉट रीड वर्ड्स इनटू अ प्रोविजन वेयर द लैंग्वेज इज प्लेन एंड अनएम्बिगुअस। Relying on the settled principles of literal interpretation, the court observed that the timings of the son's death is irrelevant for determining the dependency। जैसे इस केस में ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी ना उसकी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कि नहीं जी आपके फादर इन लॉ पहले डेथ हुई है और आपके हस्बैंड की डेथ हुई है, लेकिन कोर्ट इसमें ये कह रहा है कि भाई बेटे की कभी भी डेथ हो, चाहे फादर से पहले हो या फादर से बाद हो, वो इररेलेवेंट है जब आप डिपेंडेंसी डिटरमाइन करते हो। बेसिकली कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप एक तरह की डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहे हैं दो तरह की विडोज में, एक जिसका हस्बैंड पहले मरा है फादर इन लॉ से, और एक जिसका बाद में मरा है फादर इन लॉ के। तो बेसिकली कह रहे हैं कि आप ये दो विडोज है उसमें डिस्टिंक्शन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? एक तरीके से आप जो आर्टिकल 14 है उसको भी वायलेट कर रहे हैं। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइमिंग्स ऑफ सन डेथ वायलेट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कोर्ट फर्दर नोटेड दैट excluding widowed daughter-in-law
based solely on whether their husband died before or after father-in-law would be arbitrary and violative of Article 14 of the Constitution. Such a distinction is held has no rational nexus with the object of the Act, which is to provide maintenance to dependents who are unable to maintain themselves. Basically देखिए जो ये एक्ट है इसका पर्पस क्या है? मेंटेनेंस प्रोवाइड करना किसको? जो डिपेंडेंट है, जो खुद की कमाई से खुद को नहीं मेंटेन कर पा रहे या खुद की प्रॉपर्टीज से खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो उस केस में एक ऑब्लिगेशन बनती है कि ऐसे डिपेंडेंट्स को मेंटेनेंस देके उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से लीड कर पाए और पॉवर्टी में ना चले जाए. It also observed that denying maintenance on such a technical interpretation would offend Article 21 as it could expose widowed women to destitution and undermine their right to live with dignity. देखिए सबका एक राइट है कि वो एक डिग्निटी के साथ रहे, तो अगर ये जो लॉज बने हैं ये किस लिए बनाए गए हैं कि एक विमेन को डेस्टिट्यूशन या पॉवर्टी से बचाएं, वो सड़क पे ना आ जाए, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस लॉज बनाए गए थे. The classification sought to be made between widowed daughter-in-law based solely on the timings of husband death, namely those whose husband died during the lifetime of father-in-law and those whose husband died after him, is manifestly unreasonable and arbitrary. Such a classification bears no rational nexus with the object and purpose of the Act, which is to secure maintenance of dependents who are unable to maintain themselves. देखिए बेसिकली कह रहे हैं हस्बैंड चाहे पहले मरा हो फादर इन लॉ से या बाद में, वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता. शी इज अ डिपेंडेंट, तो उसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए. इसके अंदर मनुस्मृति का भी एक कोट किया है कोर्ट ने क्या कहा कि नो मदर, नो फादर, नो वाइफ, नो सन डिजर्व टू बी फोरसेकन. अ पर्सन हु अबेंडन्स, जो छोड़ देता है, दीज ब्लेमलेस रिलेटिव्स शुड बी फाइंड 600 यूनिट्स बाय द किंग. तो बेसिकली कोर्ट ने क्या किया, मनुस्मृति से भी कोट किया कि भाई जो लोग अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, जो डिपेंडेंट है डिसीज के, उनको मेंटेन करना एक लाइबिलिटी होती है. किनकी लाइबिलिटी होती है? जो उस डिसीज से प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस केस में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट अ डॉटर इन लॉ हु बिकम्स अ विडो, जो विधवा बन जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर इन लॉ, इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज स्टेट अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. बेसिकली एक विडो डॉटर इन लॉ क्लेम कर सकती है अपने फादर इन लॉ की स्टेट से अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है. द कोर्ट हेल्ड दैट एक्सप्रेशन एनी विडो ऑफ हिज सन अंडर सेक्शन 21 clause 7 of the act is unambiguous and includes all widow daughter-in-law irrespective of whether the son died before or after the father-in-law. बेसिकली वही मैं बात आपको कह रही हूँ कि चाहे बेटे की डेथ पहले हो फादर से या बाद में हो, वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता. इफ शी इज अ डिपेंडेंट तो उसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी से. Upholding the High Court's view, the Supreme Court concluded that Geeta Sharma's maintenance petition was maintainable and that the family court must decide on merit. Therefore, any widow of the son of a deceased Hindu is a dependent within the meaning of Section 21 of the Act and is entitled to claim maintenance under Section 22 of the Act. तो बेसिकली इस केस में जो गीता शर्मा है उनको मेंटेनेंस का राइट मिल गया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. अगर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.